हेलो स्टूडेंट, मैं अविनाश सर। वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। अब पिछले क्लास में हम सभी लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। और उसमें हम आपको डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें थोड़ा सा शेष रह गया था जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं, प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या है? तो प्रीडेटर वैसा एनिमल्स होता है जो क्या करता है कि अदर एनिमल्स को, प्रीडेटर क्या करता है कि अदर एनिमल्स को कैप्चर करता है, उसको किल करता है और उसको कंज्यूम कर जाता है, ठीक है। प्रीडेटर वैसा एनिमल्स होता है जो अदर एनिमल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं, उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, पकड़ लेगा और उसको किल कर देगा, उसको मार देगा, तब उसके बाद उसका कंजप्शन करेगा। तो उस चीज़ को हम लोग उस वैसे एनिमल को बोलते हैं क्या, प्रीडेटर। तो प्रीडेटर हमेशा और हमेशा क्या हो, मांसाहारी हो, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि ग्रास है और इस ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है। ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर, ठीक है। ग्रास ऊपर खा रहा है और इस ग्रास ऊपर को खा रहा है फ्रॉग। ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग हो गया। फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ग्रास है वो ग्रास क्या हो गया, प्रे हो गया। ग्रास क्या हो गया बाबू? प्रे हो गया। और ग्रास ऊपर को हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे? प्रीडेटर। ग्रास ऊपर को क्या बोल देंगे? प्रीडेटर। और यहाँ पे फ्रॉग क्या हो गया? फ्रॉग हमारा हो गया क्या? प्रीडेटर। फ्रॉग क्या हो गया? प्रीडेटर। और स्नेक भी क्या हो गया? प्रीडेटर। चलिए, ये आपको समझ में नहीं आया? अच्छे से समझ रहे हैं? देखिए, ग्रास ऊपर जो हमारा प्रीडेटर है, ये ग्रास ऊपर किसको खा रहा है, किसको भक्षण कर रहा है? प्रे को। और प्रे क्या है? ग्रास है भाई, समझिए ना। ग्रास ऊपर जो प्रीडेटर है उसका प्रे कौन होता है? ग्रास हो गया। फ्रॉग, फ्रॉग प्रीडेटर है, उसका प्रे कौन हो जाएगा? उसका प्रे हो जाएगा ग्रास ऊपर। और स्नेक, यहाँ पे स्नेक क्या है? स्नेक भी हमारा क्या है? प्रीडेटर है और उसका प्रे कौन सा हो जाएगा? फ्रॉग। तो ग्रास ऊपर का प्रे हो गया ग्रास, फ्रॉग का प्रे हो गया ग्रास ऊपर और स्नेक का प्रे कौन हो गया? फ्रॉग, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया कि जो प्रीडेटर होगा वो हमेशा और हमेशा कार्निवोरस नहीं होगा। प्रीडेटर हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, जो आप ग्रास ऊपर और ग्रास के बीच में रिलेशन देख रहे थे। नेक्स्ट, एस्केवेंजर। अगला कौन सा वर्ड है? एस्केवेंजर। तो एस्केवेंजर क्या होता है बाबू, उस चीज़ को देखते हैं। एस्केवेंजर वैसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं जो सड़े गले, सॉरी, जो डेड एनिमल्स होते हैं उसको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, उसको खाते हैं, ठीक है। और उस पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे डेड एनिमल्स का डेथ हो गया है, डेथ, उस एरिया को खा करके वहाँ आपको क्लीन कर देते हैं। जैसे वल्चर हो गया, क्रो हो गया, वो हमारे क्या होते हैं? स्कैवेंजर। तो स्कैवेंजर क्या करता है? फीड करता है किसको? तो डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल, डॉग मर गया भाई, आप देख रहे होते हैं कि वहाँ पे ढेर सारा क्रो है, वल्चर है, पहुँचते रहते हैं ना, वो डेड उसको नोच नोच के खाते रहते हैं। देन आफ्टर उस पार्टिकुलर एरिया को क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं। तो स्कैवेंजर क्या है? तो यह नेचर में क्लीनिंग का भी काम करता है, इन्वायरमेंट को क्लीनिंग करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा हमारा है कैनाबल्स, ठीक है। कैनाबल्स क्या होता है? तो कैनाबल्स जो होते हैं वो वैसे एनिमल्स को बोलते हैं, कैनाबल्स जो होते हैं वो वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो क्या करते हैं? फीडिंग करते हैं, जो खाते हैं किसको? तो एनिमल्स ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के एनिमल्स को। अगर कोई एनिमल्स सेम स्पीसीज का है तो उस एनिमल्स या उस एनिमल्स के जो प्रोजेनिज होंगे उसको क्या करेंगे? या फीड कर जाएंगे, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, वैसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कैनाबल्स, ठीक है। तो कैनाबल्स क्या समझ में आया? तो कैनाबल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो फीडिंग करते हैं किसको? एनिमल्स ऑफ सेम स्पीसीज, जो अपने ही जाति के दूसरे एनिमल्स को खा जाए, उस चीज़ को क्या उस वैसे एनिमल को क्या बोलते हैं बाबू? कैनाबल्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ढेर सारा हो सकता है, जैसे आपका स्नैक्स का वेराइटीज, स्नैक का जो बहुत सारा वेराइटीज हो गया। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कॉकरोच में भी बहुत सारे ऐसे वेराइटीज़ है जो क्या करते हैं?
कि अपने सेम स्पेसीज के कॉकरोच को क्या कर सकते हैं, वो खा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग लाइफ फॉर्म। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसका, लाइफ फॉर्म का चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ जो ओरिजिन हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल धरती पे, तो वो ओरिजिन सबसे पहले जो आया था वो हमारा आया था क्या, प्रोकारियोट्स। क्या आया था, प्रोकारियोट्स आया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कैसे क्या आया, यूकारियोट्स बना। यूकारियोट्स आपका धीरे धीरे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, तो फिर हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता चला गया। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म जो है वो हमारा स्टार्ट जो हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है किससे, तो प्रोकैरियोट से स्टार्ट हुआ है। फिर धीरे धीरे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई और यूकैरियोट से फिर मल्टी सेलुलर की ओर, और आज देख रहे हैं कि डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं इस धरती पे। ठीक है, तो लाइफ फॉर्म को हम लोग दो कैटेगरी में बांट करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, प्रोटोबायोटा। क्या है, प्रोटोबायोटा। अब प्रोटोबायोटा क्या है, प्रोटोबायोटा क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है प्रोटो। प्रोटो मतलब क्या होता है, फर्स्ट। प्रोटो मतलब क्या होता है, फर्स्ट, या प्रो मतलब क्या होता है, फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटो या प्रो, इसका मतलब होता है फर्स्ट। और बायोटा, कहीं भी बायोटा वर्ड का मतलब आपको पूछा जाए तो क्या बताएंगे, लाइफ। बायोटा का मतलब क्या होता है बाबू, लाइफ। तो वैसा लाइफ जो इस धरती पे सबसे पहले आया, वैसे लाइफ को क्या बोलेंगे, प्रोटोबायोटा ही तो बोलेंगे। अरे भाई समझिए, क्या बोल रहे हैं, वैसा लाइफ जो धरती पे सबसे पहले आया, उस वैसे लाइफ को क्या बोलेंगे, प्रोटोबायोटा बोल दीजिएगा ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब ये जो लाइफ फॉर्म है प्रोटोबायोटा, इसमें क्या है, कोई सेल नहीं है, इसमें कोई सेल नहीं है, यानी ये हमारा जो लाइफ फॉर्म है वह नॉन सेलुलर है। कैसा है बाबू, नॉन सेलुलर। समझ में आ रहा है ना, कैसा लाइफ है, नॉन सेलुलर। इसमें कोई सेल नहीं होता है, ये सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, अब समझ रहे हैं कि जब इसमें सेल है ही नहीं ऐसे लाइफ फॉर्म में, तो हम यह कह सकते हैं कि स्लाइडेन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे ना भाई, स्लाइडेन और स्वान, उन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी। पढ़े होंगे ना जूनियर क्लास में, सेल थ्योरी देने वाले महोदय कौन थे, स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि भाई स्लाइडेन और स्वान साहब ने क्या बताया था कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट और एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं तो जान रहा हूँ कि जो प्रोटोबायोटा है वहाँ पे तो कोई सेल ही नहीं है भाई, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन सेल है, ए सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है। तो हम कह सकते हैं कि सेल थ्योरी को प्रोटोबायोटा फॉलो नहीं करता है। ठीक है जी, समझ में आ गया बात, सेल थ्योरी को प्रोटोबायोटा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में, तो प्रोटोबायोटा का एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, प्रोटोबायोटा का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था वायरस, और वायरस में मैं आपको यह जानकारी दिया था कि वायरस क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, हाईली इन्फेक्शियस, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होता है। और इसका बॉडी किसका बना हुआ था भाई, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बता दिया था कि वायरस में या तो डीएनए होगा नहीं तो आरएनए होगा। वायरस में क्या बताए थे, या तो डीएनए होगा नहीं तो क्या होगा, आरएनए होगा, नेवर बोथ, दोनों कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो वायरस क्या था, नॉन सेलुलर, ए सेलुलर। तुम कह सकते हैं कि वायरस क्या है, तो प्रोटोबायोटा का एग्जाम्पल है। वायरस क्या है, तो प्रोटोबायोटा का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। चलिए, तो वायरस किसका बना हुआ था, फिर से समझ लेते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन का। न्यूक्लियो प्रोटीन का, न्यूक्लियो मतलब बोलिए न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप होते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड नाम ही है न्यूक्लिक, कहाँ पे रहेगा, सेल के न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में।
जो क्रोमोजोम होते हैं ना, आप सोच रहे होंगे सेल के न्यूक्लियस में तो क्रोमोजोम होता है। भाई साहब, क्रोमोजोम ही तो बना होता है न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का आगे पढ़ेंगे, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो वायरस क्या है? तो न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रियोन। क्या बताते हैं? प्रियोन। प्रियोन क्या होता है? वायरस से भी सॉरी, प्रियोन जो हमारा होता है वो प्रोटीनस पार्टिकल होता है। प्रियोन क्या होता है? प्रोटीनस पार्टिकल। प्रियोन से भी सेवरल काइंड्स ऑफ डिजीज कॉज होते हैं लिविंग बींग्स में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, याद रखेंगे। प्रियोन क्या है, किसके बने होते हैं? तो एक प्रकार के प्रोटीनस पार्टिकल होते हैं। प्रियोन क्या है? एक प्रकार के प्रोटीनस पार्टिकल होते हैं। तो समझ गए होंगे ना, प्रियोन किसके बने हैं भाई? प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बनने वाले कण होते हैं। इसके अलावा वायरोइड्स, वायरस, वायरोइड्स और वायरुसॉइड्स, ये डिफरेंट चीज़ है। वायरोइड्स क्या होता है? स्मॉलर होता है ना, ठीक है, वायरस से। और वायरोइड्स हो चाहे वायरुसॉइड्स हो, इसमें हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वह केवल और केवल आरएनए होगा। याद कर लीजिएगा, वायरस हो या वायरोइड्स हो या वायरुसॉइड्स हो, उसमें जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल क्या होगा? आरएनए होगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो वायरोइड्स के बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि वायरोइड्स क्या है। तो एक छोटा सा कण होता है, एक स्मॉल वेरी लिटिल पार्टिकल होता है, और एक किसी वायरस, मान लीजिए कि वायरस है, इस वायरस के बॉडी में रहता है, डिपेंडेंट होता है कहाँ पे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वायरुसॉइड्स इज द पार्ट ऑफ वायरस, नो, वायरुसॉइड्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ वायरस। ये क्या होता है कि डिपेंडेंट रहता है किस पे? तो अदर वायरस पे, जो हेल्पर वायरस उसको बोल सकते हैं। सब लोग क्या बोलते हैं? हेल्पर वायरस बोल सकते हैं। वो हमारा हेल्पर वायरस पे रेप्लिकेशन के लिए और कैप्सिड वगैरह फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन वगैरह मैन्युफैक्चर के लिए वो क्या रहता है? वो डिपेंड करता है। तो अगर किसी प्लांट पे अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो हमें यह भी समझना चाहिए कि वायरस के साथ साथ किसका? तो वायरुसॉइड का भी इन्फेक्शन हुआ होगा, क्योंकि ये वायरुसॉइड्स क्या होते हैं? तो वायरस डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? वायरस पे डिपेंडेंट होते हैं। और इसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा ना, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? बोलिए, जेनेटिक मटेरियल यहाँ क्या होगा? आरएनए ओनली, आरएनए ओनली, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइटोबायोटा। साइटो का क्या मतलब होता है? साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है बाबू सेल, ठीक है। बायोटा का मतलब लाइफ। पहले आया प्रोटोबायोटा, उसके बाद फिर कौन सा लाइफ आ गया? साइटोबायोटा आ गया। साइटोबायोटा मतलब उसमें जो सेलुलर फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ, सेलुलर फॉर्म का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, सेल आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के लाइफ में क्या आ गए? सेल आ गए, यानी सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि जब इसमें सेल आ गया, बाबू समझिए इसको, कि जब इसमें सेल आ गया तो ये किसको फॉलो करेगा? सेल थ्योरी को फॉलो करेगा। सेल जब इसमें है, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, तो ये सेल थ्योरी को फॉलो करेगा। जो सेल थ्योरी में बताया गया था कि सेल्स जो होते हैं ना, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लांट, एनिमल्स या लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। यानी प्लांट एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो स्मॉलर यूनिट्स के मिलने से, बेसिक फंडामेंटल यूनिट के मिलने से बनता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सेल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल। तो साइटोबायोटा में आपको समझ में आया कि सबसे पहले आया हमारा प्रोटोबायोटा, जिसमें नॉन सेलुलर फॉर्म था। एग्जाम्पल मैंने ढेर सारा दे दिया, वायरस दे दिया, प्रियोन दे दिया, वायरुसॉइड्स दे दिया। और साइटोबायोटा में मैंने बताया आपको कि साइटोबायोटा में सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ गया था। और साइटोबायोटा में जब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ गया तो वह सेल थ्योरी को फॉलो करेगा,
ठीक, क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया। वह सेल थ्योरी को फॉलो करेगा ही करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइटोबायोटा का थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। चलिए साइटोबायोटा जिसमें सेल होते हैं, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, साइटोबायोटा जिसमें बॉडी में क्या होगा भाई, सेल होगा, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ होगा ऑर्गेनिजम्स में। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि दो प्रकार का ऑर्गेनिजम्स हो सकता है। एक हमारा प्रोकैरियोट्स होगा, दूसरा क्या होगा, यूकैरियोट्स होगा। एक हमारा प्रोकैरियोट्स होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, यूकैरियोट्स होगा। प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं? आप देख करके ही बता दीजिए ना। प्रो मतलब फर्स्ट, प्रिमिटिव, जो पहले आया। और कार्योन, कार्योन एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, और उसका अर्थ क्या होता है, न्यूक्लियस। वैस मतलब अगर इसको हम अच्छे से डिकोड करें तो क्या समझ में आया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस क्या हो, प्रिमिटिव हो, एंशियंट हो, प्रिमिटिव हो, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी उसको बोलते हैं। तो वैसे सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, वैसे सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स, याद रखिएगा। तो प्रोकैरियोट्स, अब इसका हम उल्टा बोल देंगे, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट में इसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। अरे भाई इसमें हम इसको भी डिकोड कर दे, आप तो समझ ही रहे हैं। यू मतलब क्या होता है, ई यू, ई यू का मतलब जहाँ भी लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब समझिए ट्रू। और कैरियोट्स, कैरियोट्स का मतलब समझ रहे हैं न्यूक्लियस, कैरियोट्स का क्या मतलब समझ रहे हैं, न्यूक्लियस। तो जिसमें न्यूक्लियस ट्रू हो, एडवांस न्यूक्लियस हो, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोट्स बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है भाई। चलिए क्या लिखा हुआ इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में यू का क्या अर्थ होता है बाबू, एडवांस या ट्रू। और कैरियोट्स का क्या मतलब होता है, कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब जिस सेल में न्यूक्लियस एडवांस हो, ट्रू हो, वैसे सेल को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिस सेल में न्यूक्लियस क्या हो, प्रिमिटिव हो, उस सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोनों के बीच में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा, थोड़ा सा लेटर छोटा है तो कष्ट तो होगा ही। ओके, देखिए सबसे पहले कोई सेल है तो सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की चर्चा हम अवश्य करेंगे, क्योंकि वह बाहर का बाउंड्री बनाता है, सेल का बाहर का बाउंड्री बनाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितने भी सेल हैं सभी में सेल वॉल होंगे, ठीक है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जो सेल्स होते हैं उसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पढ़ने में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए, सेल वॉल किस में होगा, प्रोकैरियोट्स में भी होगा और यूकैरियोट्स में भी होगा। यूकैरियोट किसे बोलते हैं, अब क्वेश्चन भाई यूकैरियोट्स किसे बोलते हैं, तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल जिसके अंतर्गत हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, बताइए। सिंपल एग्जांपल जो आप लोग पढ़े हैं, प्लांट सेल और क्या हो जाएगा, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। लेकिन अगर आप प्लांट की किंगडम की बात करें, ठीक है, तो प्लांट किंगडम में आपको ये भी मालूम होगा कि एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए भाई,
यूकैरियोटिक सेल रखने वाले एनिमल सेल जितने भी एनिमल किंगडम में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब में कौन सा सेल का कैटेगरीज है, तो हमारा यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल आपकी शुरुआत जो होती है, जब आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा कैसा ऑर्गेनिज्म है, आप ही बताइए। प्रोटिस्टा कैसा ऑर्गेनिज्म है? प्रोटिस्टा को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं बाबू? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो हमारा यूकैरियोट का जो शुरुआत होता है वो किस लेवल से होता है? तो प्रोटिस्टा लेवल से होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ को क्लासिफिकेशन में। ठीक है, वेट करिए। आइए, तो सेल वाल किस में देखने को मिलेगा? प्रोकार्योट्स का एग्जाम्पल क्या होता है? बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए। फिर से सुनिए, प्रोकार्योट्स का एग्जाम्पल कौन हो गए? बैक्टीरिया हो गए, और कौन सा हो गया? साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, रिकेट्सिया हो गया। ये तमाम एग्जाम्पल किसको इंडिकेट कर रहे हैं? किसके हैं? तो प्रोकार्योट्स के हैं। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है? प्रोकार्योट्स के। तो जो प्रोकार्योट्स होगा उसमें क्या होगा? सेल वॉल होगा। जो यूकैरियोट्स होगा उसमें भी सेल वॉल होगा। लेकिन यहाँ है, यूकैरियोट्स में तो आपको हम बताए थे कौन सा आता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और कौन सा सेल? एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल थोड़े ना होता है भाई। एनिमल सेल में सेल वॉल होता है। हमारे बॉडी में जो सेल्स है उसमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल होता तो फिर हम लोग हार्ड होते, कच्चे आम की तरह, लेकिन तो सेल वॉल है नहीं। तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल होगा उसमें सेल वॉल पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे वो हमारा यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो कौन सा सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, तो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं न्यूक्लियस। क्या बताते हैं? न्यूक्लियस। दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। न्यूक्लियस क्या है? प्रोकैरियोट्स में नॉट वेल डिफाइंड। क्या बोल रहे हैं? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? भैया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ, मान लीजिए सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसी प्रिमिटिव न्यूक्लियस को तो हम आपको बताए थे इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है बात? तो प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, अर्थात न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं पाया जाएगा। ठीक, इसका उल्टा कर लीजिए, जो यूकैरियोट का सेल होगा वो उसमें क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। यूकैरियोट के सेल में क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और वैसे न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस। वैसे न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलिएगा? ट्रू न्यूक्लियस बोल दीजिएगा। क्लियर? तो समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया भाई? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप से ढका घिरा हुआ नहीं होता है, और ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। या ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स, या ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोफोर। क्या क्या नाम बता दिए? प्रिमिटिव न्यूक्लियस का नाम बताइए। इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड्स या जीनोफोर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए भाई, अब हम लोग को यहाँ पे समझना है कि जब हम न्यूक्लियस के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था जस्ट पहले कि न्यूक्लियस के अंदर
क्या होता है? क्रोमोजोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम। और ये क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? जेनेटिक मटेरियल के, डीएनए आरएनए के, हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं कि नहीं? क्रोमोजोम किसके बने होते हैं? डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता से जेनेटिक क्या ले जाता है? आनुवांशिक गुणों को, जेनेटिक कैरेक्टर को अपने संतान तक ले जाने का काम करता है। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि जो हमारा सेल यूकैरियोट्स होगा, सुनिएगा, जो सेल यूकैरियोट्स होगा उस सेल में क्या होगा? डीएनए लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर। प्लस डीएनए के साथ मैंने आपको बताया था कौन सा चीज़? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पढ़ेंगे आगे चल के। हिस्टोन कैसा प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन कैसा प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन है। अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे, हिस्टोन कैसा प्रोटीन होता है? बेसिक प्रोटीन होता है। क्लियर? चलिए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, तो डीएनए कैसा है बताइए? डीएनए कैसा है? तो डीएनए है लीनियर और उसमें कैसा क्या पाया जा रहा है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया का, किसका? बैक्टीरिया का जो क्रोमोजोम होगा, किसका? बैक्टीरिया का जो क्रोमोजोम होगा, बैक्टीरिया का जो क्रोमोजोम होगा उसमें डीएनए होगा। कैसा होगा बाबू? सर्कुलर। बैक्टीरिया का क्रोमोजोम में डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड। अरे भाई अभी बताया ना, लीनियर था, लीनियर डबल स्टैंडर्ड था ना भाई यूकैरियोट्स में। लीनियर और डबल स्टैंडर्ड था कि नहीं था? था। तो बैक्टीरिया का भी जो डीएनए होगा वो डीएनए कैसा होगा? बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होगा? तो क्या बोलेंगे? डबल स्टैंडर्ड है। और कैसा है? डबल स्टैंडर्ड और कैसा है? सर्कुलर। डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें होगा, किसमें? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? जो क्रोमोजोम होगा उसमें क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगा। और डीएनए होगा वो किस फॉर्म में डीएनए होगा? किस रूप में डीएनए होगा? लीनियर फॉर्म में होगा। ठीक है, बैक्टीरिया का क्रोमोजोम के हम बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया का जो क्रोमोजोम होगा बाबू, वो क्रोमोजोम कैसा होगा? अरे भाई क्रोमोजोम अर्थात बोले तो डीएनए उसमें होता है ना, वो डीएनए कैसा होगा? वो डीएनए कैसा होगा? तो सर्कुलर होगा। लेकिन याद रखिएगा, वेरी वेरी आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा ना वो हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड नहीं रहेगा, यानी विदाउट हिस्टोन। विदाउट हिस्टोन यानी बैक्टीरियल क्रोमोजोम में जो डीएनए होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आपको बताते हैं एक सेकेंड। चलिए अब हम आपको बताते हैं भाई प्रोकैरियोट्स जो होगा, कौन सा? प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूट्रिशन कैसा होगा? अरे भाई प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया जिसके अंतर्गत आते हैं ना, मोनेरा आते हैं ना, मोनेरा किंगडम किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में ही तो आता है। उसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा? प्रोकैरियोटिक जो मेंबर्स हैं, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है? उसमें न्यूट्रिशन हमारा ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रोफिक भी हो सकता है। ठीक समझ रहे? ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रोफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रोफ में हम आपको दो चीज़ बताए थे, फोटो ऑटोट्रोफ और क्या बताए थे? कीमो ऑटोट्रोफ। जो लाइट के प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करे उसको क्या बताए थे आपको? फोटो ऑटोट्रोफ। जो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा कीमो फूड को प्राप्त करे उसको क्या बताए थे आपको? कीमो ऑटोट्रोफ। और कीमो ऑटोट्रोफ में लाइट एनर्जी नहीं चाहिए भाई, केमिकल का सिंथेसिस होता है, कीमोसिंथेसिस होता है वहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट मोड
ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोकैरियोट्स कौन सा हो सकता है? हेटेरोट्रोफ हो सकता है ऑब्वियसली। तो हेटेरोट्रोफ मालूम ही है, जो अपने फूड के लिए किसी अदर पे डिपेंड रहेगा। तो प्रोकैरियोट्स में जो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा मेरे दोस्त, वो कैसे होगा? पैरासाइटिक होगा। और कैसा होगा? तो सेप्रोफिटिक होगा। पैरासाइट और सेप्रोफिटिक में पढ़ा चुका हूँ ना। जो होस्ट के बॉडी पे निर्भर रहे उसको पैरासाइट बोल रहे थे, और डेड डिकेइंग मैटर को खा रहा था उसको क्या बोल रहे थे? सेप्रोफाइट बोल रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया। और प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल जो हम आपको बता रहे थे कि प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में क्या होगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो प्रकार में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का कितना क्लासिफिकेशन में हम लोग बांट सकते हैं? दो, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। सबसे पुराना प्रिमिटिव प्राचीन कौन सा बैक्टीरिया होता है? आर्की बैक्टीरिया। आप सुने होंगे मिथेनोजेन, जो बायोगैस गोबर गैस जिससे प्रोडक्शन होता है, मिथेनोजेन। वो जो बैक्टीरिया वो किसका मेंबर है? हेलोफाइल्स। जो बैक्टीरिया जो है हाई सेलाइन कंडीशन में रह सकता है, हाई हॉट टेम्प बहुत ज़्यादा ही गर्मी में रह सकता है, थर्मोएसिडोफाइल्स। वो सब बैक्टीरिया किसके मेंबर्स होते हैं? आर्की बैक्टीरिया के मेंबर तो हैं। यू बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो बैक्टीरिया जो हमारा हो गया, ये बैक्टीरिया किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में आता है। किस में आता है बैक्टीरिया बताइए? प्रोकैरियोट्स में आता है। इसके अलावा हम आपको एक और एग्जाम्पल दिए थे, कौन सा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? PPLO। कौन कौन लोग नाम सुने हैं भाई PPLO का? PPLO का नाम सुने हैं ना? क्या होता है पूरा नाम? पिल्यूरो न्यूमोनिया। इस पी से क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया। पिल्यूरो न्यूमोनिया। L स्टैंड फॉर लाइक। ओ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? बोलिए, ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ऑर्गेनिज्म, पिल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO स्मॉलेस्ट सेल होता है पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे छोटा सेल। और ये ऐसा सेल है ना जिसका शेप फिक्स ही नहीं होता है। सेल का शेप फिक्स ही नहीं होता है। यह सेल के शेप को क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है, बदलते रहता है। इसलिए इस माइकोप्लाज्मा को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक सेल। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक सेल बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिक सेल जिसका शेप निश्चित नहीं हो, जिसका शेप निश्चित नहीं हो, पॉलीमॉर्फिक सेल कहते हैं। साइज मालूम ही होगा, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और यही माइकोप्लाज्मा जो आपके NCERT में मेंशन है और उससे क्वेश्चन बनता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। वेरी 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया और एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है भाई? स्ट्रिप्टोमाइसिटीज पढ़े है ना। सबसे पहला बैक्टीरिया बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कौन सा था? स्ट्रिप्टोमाइसिन था ना। सबसे पहला बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कौन सा था? स्ट्रिप्टोमाइसिन। मैं फंगल नहीं पूछ रहा हूँ कि आप पेनिसिलिन बोलेंगे, मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहला बैक्टीरियल एंटीबायोटिक का नाम क्या था? स्ट्रिप्टोमाइसिन। किससे निकाला गया था? कौन से बैक्टीरिया से? किस ग्रुप के बैक्टीरिया से? स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो ये जो स्ट्रिप्टोमाइसिटीज था ना, ये स्ट्रिप्टोमाइसिटीज किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए, किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं हमारे एक्टिनोमाइसिटीज के अंतर्गत। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसको आगे चल के हम पढ़ाएंगे। इसको रे फंगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे फंगी। ठीक है, चलिए। तो ये एग्जाम्पल जो हम लोग सीख रहे थे, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज, तमाम एग्जाम्पल ये किसके हो गए? तो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रोकैरियोट्स के। लेकिन आपको एक चीज़ और दिमाग में यहाँ पे हम रखना है, जैसे
ब्लू ग्रीन एल्गी, अभी देखिए बारिश का मौसम है, सब लोग देखे होंगे कि जो पानी है, कहीं लगता है पानी, कहीं जमावड़ा होता है, तो उस अर्थ सरफेस पे ग्रीन ग्रीन आ जाता है कि नहीं? आप उसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ग्रीन कलर का आ जाता है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BGA। एक और नाम आपको मालूम होगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी, कुछ भी बोलिए भाई चलेगा, आपके लिए सब माफ़ है। अब सब माफ़ है नहीं, इसका मतलब कि आप बैक्टीरिया को अब यूकैरियोट में थोड़े ना रख सकते हैं। खुश मत हो जाइए। सब माफ़ी का मतलब ये है कि आप जो चीज़ को वैज्ञानिकों ने जिस पोजीशन पे रखा है, उस पोजीशन को ही आपको बताना है। राइट, चलिए, इतना समझ में आ गया? ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, कुछ हम आपको बेसिक बात बता देते हैं फिर से। देखिएगा, अभी बेसिक ही चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ जो आपको चैप्टर में काम आने वाला है। कुछ वर्ड देखिए, ल्यूको, बायोलॉजी में कहीं भी ल्यूको वर्ड का देखने को मिल जाए, ल्यूको, तो आप समझ जाइएगा कि ल्यूको का मतलब होता है वाइट। क्या बोले बाबू? ल्यूको का मतलब क्या होता है? वाइट, उजला। जैसे आप पढ़े हैं ना, ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं? WBC को ना। WBC को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूको मतलब क्या होता है? वाइट। जो सेल वाइट हो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, देखिएगा। एक वर्ड है एल्बिनो। कौन सा? एल्बिनो। तो एल्बिनो वर्ड भी अगर कहीं आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा वाइट। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। एक बीमारी होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म देखिएगा कि वैसे आप देखे होंगे अपने सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, या कहीं ना कहीं आप देख लिए होंगे कि उनका पूरा बॉडी वाइट हो जाता है, एकदम अंग्रेज की तरह। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि उनके बॉडी में मेलानिन का जो फॉर्मेशन है वो जीरो है। मतलब मेलानिन का जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ ही नहीं, जीरो हो गया। भाई जेनेटिक डिसऑर्डर है ऐसा, या जीन के डिफेक्ट के कारण हो रहा है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो जीन, मैं आपको बता उतना डिटेल नहीं जाना चाह रहा हूँ। एक जो एल्बिनिज्म के लिए जो जीन होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव जीन होता है, और यह रिसेसिव जीन क्या करता है? एक एंजाइम बना देता है, उसका नाम है टाइरोसिनेज। क्या नाम है बाबू? उस एंजाइम का नाम क्या है? टाइरोसिनेज। टाइरोसिनेज एंजाइम होता है, और ये टाइरोसिनेज एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। मेलानिन के लिए प्रोडक्शन ऑफ क्या? मेलानिन। मेलानिन समझ रहे हैं ना भाई? कलर ऑफ स्किन किसके कारण होता है? कौन से पिगमेंट के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है क्या? क्लोरोफिल के कारण होता है? अरे नहीं ना, किसके कारण होता है? तो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। मेलानिन पिगमेंट, ढेर सारा क्रीम तो लगाते हैं ना, मेला केयर, लगाइए और गोरा हो जाइए। ठीक है, लगाइएगा भी मत भाई, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो मेलानिन क्या है? तो स्किन पिगमेंट है, और वह स्किन पिगमेंट मेलानिन जो होता है उसको बनाने के लिए टाइरोसिनेज एंजाइम का ज़रूरत पड़ता है। तो टाइरोसिनेज एंजाइम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जीन के द्वारा बनाया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर वो जीन में डिफेक्ट आ जाए तो टाइरोसिनेज नहीं बनेगा। टाइरोसिनेज नहीं बनेगा तो भाई मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होगा, तो डैट मीन्स वो आदमी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। ठीक है, और उस डिजीज को क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो उसी से यहाँ पे वर्ड है एल्बिनो, मतलब कैसा होता है? वाइट। चलिए, क्लोरो ग्रीन, क्लोरोफिल, साइनो ब्लू। साइनो का मतलब क्या होता है? ब्लू। पढ़े ना, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोसाइनिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नाम सुने हैं ना? कौन कौन लोग नाम सुने हैं हीमोसाइनिन का? हीमोसाइनिन क्या है? तो कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। किस कलर का होता है भाई? क्रस्टेशियन में होते हैं, प्राउन में, झींगा में। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक, चलिए, इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? RBC को।
आरबीसी को बोलते हैं रोडोफाइसी किसको बोलते हैं? रेड एल्गी को। रोडोफाइसी किसको बोलते हैं? रेड एल्गी को। रेड एल्गी को। तो रोडो वर्ड का मतलब भी क्या होता है? रेड। इरिथ्रोम वर्ड का मतलब भी क्या होता है? रेड। ठीक है। और ल्यूटियस, ध्यान रखिएगा, ल्यूटियस वर्ड का मतलब होता है क्या? केसर कलर का। सैफरोन, जानते हैं सैफरोन? केसर, आप दूध में केसर डाल के पीते हैं ना, अच्छा लगता है, टेस्टी। ठीक है, पीना भी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? ल्यूटियस वर्ड का मतलब होता है येलो। ठीक है, सैफरोन। जैंथो, जैंथोफिल, याद आ रहा है कुछ? जैंथोफिल, जैंथोफिल कहाँ पे होता है? फ्रूट से जो येलो पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी होती है, जैसे आप फ्रूट्स का, आप संतरा खाए होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट पर, जैसे पेटल, पेटल अगर पीला है तो उसमें क्या है? जैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है। ठीक है, तो जैंथो, ये हमारा क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो जैंथो वर्ड का मतलब या ल्यूटियस वर्ड का मतलब कैसे क्या होता है बताइए? येलो, सैफ्रोनिकल, सैफ्रोन होता है, केसर वाला कलर होता है। आप जो बच्चे 12th में होंगे या 12th पास आउट होंगे उनको एक चीज़ मालूम होगा, ल्यूटियम। कौन सा ल्यूटियम भाई? मैकुला लुटिया वाला, आई वाला क्या? नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम की मैं बात कर रहा हूँ। किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? तो ओवरी के अंदर बनने वाला एक येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ओवरी, अभी फिलहाल इतना याद रखिएगा, ओवरी के अंदर बनने वाला किससे बनता है? तो उसका बहुत सारा फंडा है, ग्रेफियन फॉलिकल के डिजेनरेशन से बनता है आफ्टर ओवुलेशन, उतना अभी फिलहाल नहीं जानिए। तो एक कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर, ये क्या है हमारा? हमारा नहीं, जो वुमेन्स और गर्ल्स हैं उनमें ओवरीज होती हैं फीमेल में। तो ओवरी के अंदर बनने वाला येलो कलर का एक बॉडीज होता है और यह इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। और इस चीज़ को, जो येलो कलर का पिगमेंट है जिसके कारण येलो दिख रहा है, उस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं बाबू ल्यूटीन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट बोलते हैं? ल्यूटीन पिगमेंट, येलो कलर का होता है। और आपको मालूम होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा एक हार्मोन निकलता है फीमेल में, उस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम होता है बताइएगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, है ना। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का नाम तो सुने ही होंगे, स्पेशली गर्ल्स, और गर्ल्स को तो ये नाम याद होना ही चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, क्योंकि ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं कि फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है हम लोग चैप्टर में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, फियो। फियो वर्ड का मतलब क्या होता है? फियो वर्ड का मतलब होता है, फियो का मतलब होता है ब्राउन। फियोफाइसी, पढ़े ना, क्लोरोफाइसी ग्रीन एलगी, फियोफाइसी ब्राउन एलगी, रोडोफाइसी रेड एलगी। ठीक है, तो फियो वर्ड का मतलब क्या होता है? फियो वर्ड का मतलब क्या होता है? तो क्या बताइएगा? फियो का मतलब होता है ब्राउन या निग्रो। निग्रो वर्ड का मतलब आपसे पूछा जाए, बताइए भाई निग्रो का क्या मतलब होता है? ब्लैक। भाई साउथ अफ्रीका के लोग को देखे ना, अफ्रीकन्स को कैसे होते हैं? पूरा का पूरा ब्लैक होते हैं ना, कोयला की तरह। ठीक है, तो निग्रो का मतलब क्या होता है? ब्लैक। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आ गया एक एक पॉइंट? ओके, अब देखते हैं एक वर्ड जो हम लोग को फिर से कन्फ्यूजन में डालने वाला है, उसका नाम है मीसोकार्योट्स। मीसो मिडिल, बीच में, याद रखिएगा। कार्योट्स वही आया हुआ है कार्योन से, सेल से, सॉरी न्यूक्लियस से, कार्योन वर्ड है। तो मीसोकार्योट्स बाबू वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीसोकार्योट्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कैरेक्टर होता है कुछ प्रोकार्योट्स का और यूकार्योट्स का। किसका किसका बोल रहे हैं?
बोलिए, प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोकैरियोट्स। दैट मीन्स यह इंटरमीडिएट होता है किसका? तो प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। आप रेड फायर एल्गी का तो नाम सुने होंगे ना। फायर एल्गी किसको बोलते हैं? डायनोफ्लैगेलेट्स को बोलते हैं। प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। फायर एल्गी किसको बोलते हैं? डायनोफ्लैगेलेट्स को बोलते हैं। जो डायनोफ्लैगेलेट्स होता है उसको किस में रखते हैं हम लोग? मीसोकैरियोट्स में ही तो रखते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि प्रोकैरियोट्स का भी कैरेक्टर है और यूकैरियोट्स का भी कैरेक्टर है। प्रोकैरियोट्स का भी कैरेक्टर है और यूकैरियोट्स का भी कैरेक्टर है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स का क्या कैरेक्टर है और यूकैरियोट्स का क्या कैरेक्टर है वो मैं थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक में। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा कि डायनोफ्लैगेलेट्स, जिसको हम लोग डायनोफाइसी, पाइडोफाइटा, फायर एल्गी तमाम नामों से जानते हैं, उसमें थोड़ा सा कैरेक्टर मैं आपको बता देता हूँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, जिसके वजह से हम लोग उसको क्लासिफाई कर देते हैं मीसोकैरियोट्स में। तो आइए समझते हैं। डायनोफ्लैगेलेट्स में सबसे पहला चीज़ यहाँ पे यूकैरियोट्स का कैरेक्टर क्या है? आपको मालूम है कि यूकैरियोट्स में क्या देखने को मिलता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, राइट भाई? बताइए ना, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है कि नहीं? यूकैरियोट्स में होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस डायनोफ्लैगेलेट्स में भी पाए जाते हैं, मीसोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मीसोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स का कौन सा कैरेक्टर हो गया? मीसोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स का कौन सा कैरेक्टर हो गया? बताइए, यूकैरियोट्स में कौन सा कैरेक्टर हो गया? यही हुआ ना कि मीसोकैरियोट्स में आपको क्या देखने को मिलता है? यूकैरियोट्स की तरह मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स की तरह क्या देखने को मिलता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्लियर? चलिए, और पहले हम यूकैरियोट्स वाला बताते हैं। यूकैरियोट्स में जो डीएनए था बाबू, कैसा डीएनए था? लीनियर था ना। कैसा था? लीनियर था ना। आप तो सोच रहे होंगे कि लीनियर था, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन भी तो था सर। भाई मैं हिस्टोन प्रोटीन का चर्चा भी नहीं करना चाह रहा हूँ। डीएनए केवल याद रखेंगे, उसमें लीनियर था। तो मीसोकैरियोट्स में, डायनोफ्लैगेलेट्स में जो डीएनए होगा वो भी कैसा होगा? लीनियर होगा। किसके कैरेक्टर को शो कर रहा है? यूकैरियोट्स के कैरेक्टर को शो कर रहा है। शो कर रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए ओके। अब यूकैरियोट्स में एक और कैरेक्टर आपको क्या बताए थे? यूकैरियोट्स में एक और कैरेक्टर आपको क्या बताए थे कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो जो हमारा डायनोफ्लैगेलेट्स होगा, जो मेजोकैरियोट्स होगा ना, ठीक है, तो मेजोकैरियोट्स में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? यूकैरियोट की तरह ही सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा। थोड़ा कम रहेगा, यूकैरियोट्स में न्यूमेरस सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे, लेकिन मेसोकैरियोट्स में भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, थोड़ा कम होंगे लेकिन होंगे ज़रूर। और यह किसका कैरेक्टर हो गया? प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, तो यूकैरियोट्स की तरह, राइट? क्लियर? ओके। अब हम आपको बताते हैं कि मेसोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स वाला कैरेक्टर कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि मेसोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर ये आपको है कि मेसोकैरियोट्स में आपका हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? नहीं होता है। मेसोकैरियोट्स में आपको हिस्टोन प्रोटीन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मेसोकैरियोट्स में जो डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न, सुनिएगा भाई, मेसोकैरियोट्स में जो सेल डिवीज़न होता है ना, वो बाइनरी फिजन होता है। सेल डिवीज़न कैसा होता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब एक सेल जो है यहाँ पे दो सेल में क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है ना, अब ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे 50% इसमें आ जाएगा और 50% इसमें आ जाएगा। इसके बीच का कुछ ऐसा मैं फ़ोटो आपको बना देता हूँ। देखिए, कुछ जेनेटिक मटेरियल ऐसा है, 50-50 दोनों में जा रहा है ना ऐसा, और 50 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा। तो इस यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज नहीं ना दिखाई दे रहा है भाई,
नहीं ना होता है। डैट मीन्स यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है वो डायरेक्ट सेल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे सेल डिवीजन क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेल डिवीजन हो रहा है, यानी बाइनरी फिजन। आप लोग इसको क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन हो रहा है ना, द्विखंडन, बाइनरी फिजन। लेकिन इस फिजन को, इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, ए माइटोसिस। क्या बोलते हैं बाबू, ए माइटोसिस बोलते हैं। इस प्रकार के डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, ए माइटोसिस। क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बिना कोई फेज के, बिना कोई फेज के। यहाँ पे कोई फेज नहीं होता है, डायरेक्ट डिवीजन होता है। इसको क्या बोलते हैं, ए माइटोसिस, या डाइनोफ्लेजेलेट्स में हो रहा है भाई, इसको क्या बोल दीजिएगा, डाइनोमाइटोसिस। और बाइनरी फिजन और ए माइटोसिस आपको किस में देखने को मिलता है भाई, बाइनरी, ये आपको किसका कैरेक्टर हो रहा है, तो ये आपका प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर है। किसका, तो प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर है, ठीक है। यूनिसेलुलर का कैरेक्टर होता है, वैसा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना में तो सर न्यूक्लियस होता है। आप सोच रहे होंगे ना कि यूग्लिना में क्या होता है, यूग्लिना तो यूकैरियोट्स है, यूग्लिना तो यूकैरियोट्स है, यहाँ पे तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। तो इसमें डिवीजन कैसे होगा भाई, यहाँ पे जो डिवीजन होगा, यहाँ भी सेम उसी ढंग से न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। सेम इसी ढंग से किसका डिवीजन होगा, एक से दो न्यूक्लियस बटेंगे और अल्टीमेटली दो यूग्लिना बनेंगे। एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए और एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए। यहाँ भी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, और वहाँ पहले वाले में आपका जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था दो डॉटर सेल में, ठीक है। तो दोनों हमारा क्या है, तो ए माइटोसिस ही है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया और न्यूक्लियस का डायरेक्ट यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ए माइटोसिस हो गया, क्लियर। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। तो मेसोकैरियोट्स में हमारा प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर क्या बता दिए कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को नहीं मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा वो क्या होगा, सेल डिवीजन क्या होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन जो आपको होगा वो आपका ए माइटोसिस होगा, डाइनोमाइटोसिस होगा। मेसोकैरियोट्स में आपको फ्लेजला पाया जाएगा, ठीक है। मेसोकैरियोट्स में क्या पाया जाएगा, फ्लेजला पाया जाएगा, और वह ग्लाइडिंग के लिए होगा, क्लियर। चलिए, इतना समझ में आ गया, क्लियर, इतना समझ में आ गया ना। चलिए, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है।